हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर एस के द्विवेदी अगेन हियर। अभी हम लोग बात कर रहे थे समकालीन विश्व राजनीति में शीत युद्ध युग की, और हम लोगों ने अपनी चर्चा को विराम दिया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पर। इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। इस स्लाइड्स को देखिए। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ऑल्सो नोन एज अक्टूबर क्राइसिस 1962 और कैरिबियन क्राइसिस और मिसाइल स्केयर, इसके इतने नाम दिए गए हैं। ये 13 दिनों तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चले तनाव की घटना है, जिसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है। और इसकी पूरी कहानी ये है कि क्यूबन लीडरशिप की रिक्वेस्ट पर सोवियत संघ के लीडर निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में अपना न्यूक्लियर बेस 1962 में बना दिया था, जिसकी जानकारी अमेरिका को कुछ दिनों तक हुई ही नहीं। और यह एक तरह से अमेरिका पर सीधा सीधा हमला था, सीधी सीधी धमकी थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, और उन्होंने यूएसएसआर को इस बात की धमकी दी कि आप तुरंत अपनी मिसाइल बेस यहां से हटाइए, नहीं तो हमला हो सकता है। इसके बदले यूएसए ने क्या किया? उन्होंने नेवल ब्लैकेट किया, जंगी जहाज क्यूबा के चारों तरफ लगा दिए, जिससे कि और अधिक बाहरी लोग, बाहरी सेनाओं का प्रवेश क्यूबा में ना हो और अमेरिका का खतरा कम हो जाए। फाइनली यूएसएसआर रिमूव्ड इट्स मिसाइल्स फ्रॉम क्यूबा, और अंत में 13 दिनों की घटनाक्रम के बाद यूएसएसआर ने क्यूबा से अपनी मिसाइल्स हटा ली। और भी कुछ समझौते हुए अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, कि अमेरिका ने जहां जहां इटली और टर्की में कुछ बेसेस बना रखे थे वो अमेरिका ने हटाए और यूएसएसआर ने क्यूबा से हटाए। इसके अलावा एक बात की और गारंटी दी गई कि अमेरिका कभी भी क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। परिणाम आप देखिए, ये संकट इतना बढ़ गया था कि यदि इसकी समाप्ति ना होती तो एक फुल हॉट वॉर दुनिया में हो सकता था, जिसको हम तीसरा विश्व युद्ध भी कह सकते हैं। इसीलिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को शीत युद्ध की दौर में हाईएस्ट पॉइंट या पीक पॉइंट कहा गया है। मित्रों, अब आगे बात करते हैं शीत युद्ध के दौरान और क्या क्या हुआ। मिलिट्री अलायंसेस, सैनिक गठबंधन। शीत युद्ध के दौरान दोनों समूह अमेरिका और यूएसएसआर इस बात की कोशिश करते थे कि हम सैनिक गठबंधन बनाएं और ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने साथ जोड़ लें। और इसका प्रमुख सिद्धांत था अटैक ऑन वन मींस अटैक ऑन ऑल। उस समूह में शामिल किसी एक देश पर यदि हमला होता है तो वो हमला सभी देशों पर माना जाएगा। प्रमुख सैनिक गठबंधन जिनका गठन हुआ था उनमें सबसे पहले नाटो की बात करते हैं। इसका लीडर अमेरिका था और इसका गठन अप्रैल 1949 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आज भी बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। इसको पश्चिमी गठबंधन भी कहा जाता है। शुरुआत में इसमें 12 देश शामिल थे और आज की तारीख में इसमें 30 मेंबर हैं। मार्च 2020 में आखिरी सदस्य जो बना है वो नॉर्थ मैसेडोनिया है। अगले पैक्ट की बात करते हैं, वार्सा पैक्ट। इसको ईस्टर्न अलायंस या यूएसएसआर के ग्रुप ने फॉर्म किया था और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था नाटो और अमेरिकन फोर्सेस को काउंटर करना। सीटो, साउथ एशियन
साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसको मनीला पैक्ट भी कहा जाता है और इसमें कुल 8 सदस्य देश थे। आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है या मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मेटो भी कहा जाता है। इसमें कुल 5 सदस्य देश थे, ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की और यूनाइटेड किंगडम। 1979 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी की, अर्थात ये जो दो ब्लॉक बन गए थे, दुनिया बाइपोलर हो गई थी, उसको उस समय किसने चैलेंज किया, कौन सी ऐसी संस्था सामने आई? तो इसमें सबसे प्रमुख नाम नैम का लिया जाता है। नैम ने इनको चैलेंज किया। नैम क्या था? न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका एज द थर्ड ऑप्शन। इसको तीसरी दुनिया भी कहा जाता है और इन्होंने क्या किया था, किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया था कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, इसलिए इनको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या नैम कहा गया। इसके स्थापना में 5 नेताओं का प्रमुख योगदान था, जिनको यहाँ दिखाया जा रहा है। जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे, पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र या इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, सुकर्नो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे और क्वामे नक्रुमा ये घाना के प्रधानमंत्री थे। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी पहली शीर्ष बैठक नैम समिट 1961 में बेलग्रेड में हुई थी और उस समय 25 देश इसके मेंबर थे। फाउंडिंग मेंबर्स 25 थे और यूगोस्लाविया के शहर बेलग्रेड में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। आज भी नैम अस्तित्व में है और आज की तारीख में इसमें 120 मेंबर कंट्रीज हैं और जिसकी आखिरी 18वीं नैम समिट 2019 में अजरबैजान देश के शहर बाकू में हुई है। भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें और भारत एक बार इसका अध्यक्ष भी रह चुका है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस समय देश का नेतृत्व कर रही थी, तब भारत नैम की अध्यक्षता कर चुका है। चलिए अब बात करते हैं नैम के उद्देश्य क्या हैं, इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो पहला उद्देश्य है टू डिक्रीज टेंशन एंड मीडिएट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। शीत युद्ध के दौरान जो तनाव है उसको कम कराने की कोशिश करना और उस दौरान मीडिएट करना, यूएनओ को सहायता देना ताकि दुनिया में शांति और सुरक्षा की स्थापना कराई जा सके। और सबसे बड़ा उद्देश्य है नॉट टू ज्वाइन एनी ऑफ द पावर ब्लॉक्स। कोई भी देश किसी भी शक्ति समूह को ज्वाइन नहीं करेगा, गुटनिरपेक्ष रहेगा। एक और प्रमुख उद्देश्य टू एनकरेज डिसआर्मामेंट एंड अपोज आर्म्स रेस। निशस्त्रीकरण को हमेशा बढ़ावा देना तथा शस्त्र बनाने और खरीदने की जो अंधी दौड़ है उसका विरोध करना। इसका और प्रमुख उद्देश्य है किसी भी रूप के साम्राज्यवाद का विरोध करना, उपनिवेशवाद का विरोध करना और जो नई अवधारणा चल पड़ी है नियो कोलोनियलिज्म, नव उपनिवेशवाद का भी विरोध करना। साउथ साउथ कोऑपरेशन, दक्षिण दक्षिण कोऑपरेशन का तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह है कि एलडीसी कहें या तीसरी दुनिया के देश कहें या विकासशील देश कहें, उनमें आपस में सहयोग बढ़ाना जिससे एक दूसरे के टेक्नोलॉजी ज्ञान को लोग प्राप्त कर सकें और विकास कर सकें, उन्नत हो सकें। ये साउथ साउथ कोऑपरेशन है। इसके बाद एक और प्रमुख उद्देश्य एफर्ट्स फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर विद जस्ट एंड इक्विटेबल मैनर। पूरी दुनिया में
विकासशील देशों की आवाज बनने के लिए, विकासशील देशों को प्रगति में हिस्सा लेने के लिए नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयास करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। अब बात करते हैं नियो की। नियो की स्थापना 1972 में हुई, जब अंकटाड ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट का नाम था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इस ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या शामिल थे? एलडीसीज कंट्रोल और नेचुरल रिसोर्सेस, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों में इन अल्पविकसित देशों का पूरा नियंत्रण हो। इन देशों को पश्चिमी देशों के व्यापार में भागीदारी मिलनी चाहिए, वहां तक उनकी पहुंच होनी चाहिए, और पूरी दुनिया में तकनीक या प्रौद्योगिकी की कीमत कम की जाए, जिससे एलडीसीज भी कम कीमत में इसको खरीद सकें और अपने देशों का विकास कर सकें। प्रोवाइड एलडीसीज विद ग्रेट रोल इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या और भी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं या जहां मंच हैं, वहां एलडीसीज की भूमिका बराबर बढ़ाई जाए, उनके वोट वैल्यू बढ़ाई जाए, उनका परसेंटेज बढ़ाया जाए, उनकी बात सुनी जाए, उनकी आवाज सुनी जाए। अब बात करते हैं कोल्ड वॉर में भारत की भूमिका क्या थी। इंडिया एंड कोल्ड वॉर बिल्कुल स्पष्ट है। पंडित नेहरू नैम के प्रमुख लीडर थे और इन्होंने शीत युद्ध के दौरान अपने 9 स्वतंत्र देश होने के बावजूद, हमको 1947 में आजादी मिली थी और उसके 1-2 वर्ष पहले ही शीत युद्ध शुरू हो गया था। कम अवस्था वाले देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्होंने इन दोनों महाशक्तियों के बीच मध्यस्थता करने की बराबर कोशिश की और कई घटनाओं में भारत को उसका नेतृत्व करने का मौका मिला। इंडिया की भूमिका क्या थी? इंडिया एक्सेप्टेड द नैम। भारत नैम का प्रमुख सदस्य देश था, फाउंडर था, लेकिन विश्व राजनीति से अलूफ नहीं था, अलग नहीं था, कटा हुआ नहीं था। वर्ल्ड अफेयर्स में भारत पूरी तरह से शामिल रहता था, अर्थात एक्टिव पार्टिसिपेट करता था। इंडिया डिड नॉट एक्सेप्ट न्यूट्रलिटी और आइसोलेशनिज्म। भारत ने तटस्थता की नीति नहीं अपनाई या अलगाववाद की नीति नहीं अपनाई। तटस्थता का मतलब होता है दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, हम उससे आंख मूंदे रहें। आइसोलेशनिज्म का मतलब यही है कि हम अलग रहें। ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने क्या किया? इंडिया का एक्टिव रोल था शीत युद्ध के दौरान और बराबर मीडिएट करते रहे। इसलिए हम गुटनिरपेक्ष तो थे, लेकिन ना तो तटस्थ थे और ना ही हम अलग थलग थे। स्टिल प्लेइंग अ वाइटल रोल अमंग नैम कंट्रीज, और आज भी शीत युद्ध की समाप्ति के बावजूद भारत नैम कंट्रीज के मध्य बराबर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इस स्लाइड से ये पता चलता है कि कैसे नैम ने बायपोलरिटी को चैलेंज किया। यही एक संस्था थी जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपजे शीत युद्ध या बाइपोलर वर्ल्ड या दो धड़ों में बटी दुनिया के मध्य मीडिएट करने की कोशिश की और तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाओं को खत्म किया। अब बात करते हैं कैसे शीत युद्ध समाप्त हुआ। ड्यूरिंग 1989 एंड 90 बर्लिन वॉल केम डाउन। 1989 और 1990 के मध्य, वैसे तो इसकी सही घटना है 9 नवंबर 1989 को लोगों ने, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया और दोनों देशों की सीमाओं को खोल दिया गया। इसके बाद वहां पर स्वतंत्र चुनाव हुए और एक तरह से ईस्टर्न यूरोप में जहां भी कम्युनिस्ट शासन था वो लगभग खत्म हो गया। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना सोवियत रूस के अंदर चली तमाम परिवर्तनों के बाद 1991 में 1991 में सोवियत यूनियन खुद डिसइंटीग्रेट हो गया,
खुद भंग हो गया और कुल 15 गणराज्यों में बट गया। इस प्रकार with stunning speed the Iron Curtain was lifted and the Cold War came to an end. Iron Curtain इस कम्युनिस्ट ब्लॉक की रुकावटों को आयरन कर्टन कहा जाता था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका एक मात्र महाशक्ति के रूप में बचा। एक ही समूह रह गया, वेस्टर्न ब्लॉक, इसलिए दूसरा समूह बचा ही नहीं और कोल्ड वॉर का एंड हो गया। मित्रों, मैंने कोशिश की आपको जो भी चीज न समझ में आई हो या कहीं कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे अपने कमेंट्स दे सकते हैं, अपनी सूचनाएं दे सकते हैं। उनको अगले चैप्टर की अगली रिकॉर्डिंग में शामिल किया जाएगा और आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। धन्यवाद।